चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास में जब हम स्ट्रक्चर चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था, राइट। हमने थोड़ा बहुत अर्बनाइजेशन को समझने की कोशिश की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझने की कोशिश की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनाइजेशन से किस तरीके से रिलेटेड था हमने वो भी डिस्कस किया था, राइट। देखिए उस टाइम पे हमारा कुछ टॉपिक बच गया था, ठीक है। हम आज वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर नया जो चैप्टर है कल्चरल चेंजेस वाला वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पूरी क्लास का एजेंडा वही है कि हमें 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। देखिए अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं जो रिमेनिंग पोर्शन है, द फर्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज क्या था। देखिए मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज बूम करें। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल हो। क्यों? बिकॉज अगर इंडियन इंडस्ट्री सक्सेसफुल होती तो इससे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को नुकसान होना शुरू हो जाता, राइट। वो एक कंपटीशन क्रिएट करना शुरू कर देते, इसलिए वो नहीं चाहते थे। इसीलिए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, इंडस्ट्रीज को खत्म करने की कोशिश की। इनफैक्ट वो एरियाज जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज माने जाते थे, वो एरियाज जहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा होता था, जैसे आपका सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, उनको उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया एंड अपने नए सिटीज बसाने शुरू किए, जैसे बॉम्बे है, कोलकाता है, चेन्नई है, मद्रास वाला जो प्रोविंस था ना। अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं तो कॉलोनियल एरा के अंदर आपने देखा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और इसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक पावर्टी रिडन स्टेट फॉर्म करके गए थे वो में, ठीक है। गरीबी बहुत थी इंडिया के अंदर ना। जो क्योंकि देखो यार, वेस्टर्नाइजेशन जब हुआ, जब हमारा इन्फ्लुएंस बाकी कंट्रीज के साथ बढ़ना शुरू हुआ, जब हमने उनसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के बारे में समझा, साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में समझा, तो उन चीजों को समझने के बाद हमें एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ आ गई थी कि ये जो पावर्टी है, पावर्टी इज प्रिवेंटेबल। पावर्टी इज प्रिवेंटेबल का मतलब क्या होता है कि जो गरीबी है उसको मिटाया जा सकता है, राइट। अभी आज शायद मतलब पिछले साल की बात है और अभी आप मतलब रिसेंट टाइम की बात है, मोदी साहब ने बोला है कि पूरा वर्ल्ड ये रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। और क्यों रिड्यूस हुई है? बिकॉज हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर थोड़ा जिन लोगों के पास इको है, अगर आपकी जीडीपी बढ़ती है ना, जीडीपी को आप इस तरीके से समझिए टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर आपकी जीडीपी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ाने में इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। क्योंकि देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी इज काइंड ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी, राइट। एंड सबसे ज्यादा इनकम कौन जनरेट करता है? आपकी इंडियन इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज करती है, सर्विस सेक्टर करता है। उसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आप आलू खरीदते हो, पोटेटो खरीदते हो, तो 20 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। अगर आप पोटेटो चिप्स खरीदते हो जो कि मैन्युफैक्चर होके आया है, तो उसकी जो कीमत होती है 20 रुपीज फॉर 52 ग्राम्स होती है, मतलब वो आपको 400 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है। सी द डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे मोदी साहब कि अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो उससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी। यहाँ पर हमें कॉलोनियल एरा के टाइम पे ये चीज समझ में आ गई थी कि इंडिया की गरीबी का रीजन ब्रिटिशर है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं। एंड जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया हमने, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जहां पर हम बात करते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, इंडियन क्लोथ्स को पहनना, खादी को प्रमोट करना, तो जब स्वदेशी मूवमेंट आया, जब आपने लोगों को ये बोला कि अगर आप इंडियन क्लोथ्स खरीदते हो या इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हो तो आप एक लॉयल्टी शो कर रहे हो, आप एक तरीके की देशभक्ति दिखा रहे हो। इसीलिए 2 अक्टूबर को खादी मतलब आप ये कह सकते हैं खादी को प्रमोट करने के लिए मोदी साहब ये बोलते हैं कम से कम एक रुमाल ये तो खरीदो, राइट। सो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश हो रही थी। अब देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से लेकर हमने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू किए और पहला 5 ईयर प्लान बनाया हमने एग्रीकल्चर, ठीक है। कि भैया उस टाइम पे हमारे पास 40 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 16% लिटरेसी रेट था और उस 40 करोड़ की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास खाना नहीं था। हम 40 करोड़ की पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला सकते थे। हमने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था विच इज कॉल्ड PL 480 और अमेरिका में खाना पहुंचाता था। तो अगर आप किसी कंट्री पे खाने के लिए डिपेंडेंट हो तो आप तब क्या ही करोगे, राइट।
तो इसीलिए 1951 टू 1956 तक जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करें, हम एग्रीकल्चर में ग्रोथ लेकर आए, पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप 1956 के बाद लिया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करना है। हैवी इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करने का मतलब जैसे आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया, राइट। देखिए आयरन इंडस्ट्री जब भी डेवलप होती है तो वो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ठीक है, अगर आपको घर बनाना, अगर आपको ब्रिजेस बनाने, अगर आपको रोड्स बनानी है, उन सभी में आपको आयरन चाहिए, राइट। तो अगर हैवी इंडस्ट्रीज पे आप पैसा खर्च करते हो तो उससे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो बहुत छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आयरन स्टील डेवलप किया, इंडस्ट्री डेवलप की, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, घर बनेंगे। नाउ तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है, कर सकती है। तो यहाँ पर हैवी हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना शुरू किया, कोऑपरेटिव सेक्टर्स के ऊपर हमने फोकस करना शुरू किया, हमने डैम्स बनाने शुरू किए, राइट। तो उस टाइम पे बहुत गैंगटिक, आप कैसे जाइंट गैंग डैम्स बनते थे, जैसे भाखड़ा नंगल डैम हो गया, और इसी डैम्स को जवाहरलाल नेहरू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते थे, राइट। चलिए, लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करो तो वो सिंपल सा बोलता है कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इज योर अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर आप रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोग माइग्रेट करें, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन। एंड यहाँ पर जो अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पर जो अर्बन टाउन्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो भी एक मेजर फैक्टर, मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो 2015-16 में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया कि इंडिया में हम 100 स्मार्ट सिटीज फॉर्म करेंगे। स्मार्ट सिटीज का मतलब, जैसे देखो, अगर आप यूरोप में जाते हो ना तो वहां पर आपको स्मार्ट सिटीज दिख जाती है। स्मार्ट सिटीज का मतलब कि अगर ये कोई सिटी है तो यहाँ पर आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास हॉस्पिटल भी होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, रोड्स बहुत अच्छी होंगी, फायर ब्रिगेड भी होगा, सब कुछ एक ही जगह पर होगा। तो एक आइडियल स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऑन पेपर हम काम कर रहे हैं, बट राइट नाउ जो एक पर्सन थे, एक सोशलिस्ट मतलब सोशोलॉजिस्ट थे, एमएस ए राव। एमएस ए राव ने बताया कि यार 3 तरीके का अर्बनाइजेशन होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो 3 तरीके का अर्बन इंपैक्ट होता है। ठीक है, अगर अर्बनाइजेशन कहीं फैलता है तो उसकी वजह से 3 तरीके का आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। पहला इंपैक्ट, दिल्ली इज अ अर्बन एरिया। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी प्लीज पूछ लीजिएगा। दिल्ली इज अ अर्बन एरिया, एक सिटी है, अर्बन एरिया है। मेरे गांव से, मतलब गोरखपुर के पास से बहुत सारे लोग दिल्ली में आते हैं। ठीक है, दिल्ली में आते हैं, मुंबई में जाते हैं, कलकत्ता में जाते हैं, वहां पे जॉब करने के लिए। हम बामुश्किल 1 साल में, 2 साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार चले जाते हैं गाँव में। हमारा कनेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है गाँव के साथ, बट ये फोन पे बात हो जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन, या दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अर्बन इम्पैक्ट, जहां पर आप अपने एरिया से पूरी तरीके से माइग्रेट होकर आ चुके हो। ठीक है, आप अपने एरिया से पूरी तरीके से माइग्रेट होकर आ चुके हो, जाते रहते हो गांव में। अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं तो आप उन्हें पैसा भी भेज देते हो। तो ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, पहला। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा इंपैक्ट अगर आप देखते हो कि दिल्ली अगेन एन अर्बन एरिया, बट जब दिल्ली में एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, जब दिल्ली में इतने सारे लोग आने शुरू हुए, ठीक है, तो यार देखो, दिल्ली एक छोटा सा एरिया है। ठीक है, इंडिया के मैप में तो बहुत दिखता भी नहीं है, राइट। तो दिल्ली एक बहुत छोटा सा एरिया है और देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड। आप इतने सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते ना। क्योंकि आप इतने सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो दिल्ली के पास में जो गांव थे, ठीक है, दिल्ली के पास में जो गांव थे, लोग वहां पर जाने लगे। ठीक है, जैसे पहले आप गुड़गांव देखते हो, वहां पूरा जंगल था, मतलब सिर्फ गांव था वो। नोएडा जाते हो, अब गांव था। ठीक है, राइट। तो दिल्ली के आसपास जो एरियाज थे,
लोगों ने वहां माइग्रेट करना शुरू किया कि भैया दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी, दिल्ली में इतना महंगा रेंट है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक काम करते यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से आ जाएंगे। तो हुआ क्या, उस एरिया के आसपास का जो गांव है वहां पर बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए, विच इज कॉल्ड इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग उस एरिया में आने शुरू हो गए ना। जब उस एरिया में आएंगे तो उस एरिया का कल्चर चेंज होगा। ठीक है, उस एरिया का कल्चर चेंज होने का मतलब यार वो वहां के कल्चर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे, वो वहां पे रहेंगे तो जो लोकल पीपल है उनको प्रॉब्लम होगी, और देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स जो होंगे और नॉर्मली होते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका का इंपैक्ट होता है जो आप दिल्ली के केस में देख रहे हो। दिल्ली दिल्ली इज अर्बन एरिया, राइट। धीरे धीरे हो क्या रहा है कि दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं, चाहे आप नोएडा की बात करो, गुड़गांव की बात करो, फरीदाबाद की बात करो, राइट, इवन मेरठ की बात करो, ये सभी के सभी एरियाज अब अर्बनाइज्ड होते जा रहे हैं, और उन्होंने अपना जो एक कोर एग्जिस्टेंस था उस कोर एग्जिस्टेंस को खो दिया है। पहले ये भी कभी गांव वाँव होते थे, मेरठ तो पूरा गांव से भरा होता, राइट। फरीदाबाद एक गांव वाला एरिया था, बट दिल्ली के आसपास होने की वजह से इन्होंने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, और ये अब अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इन्हें भी हम अर्बन सिटीज के तौर पे ही जानते हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट है प्लीज वो पूछ सकता है। किसी को डाउट है? नहीं है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए 1951 में देखा जाए तो इंडिया की अराउंड 18% जो पॉपुलेशन थी वो शहर में रहती थी। इस टाइम पे 31.2%, देखिए एनसीईआरटी लिखता है 31.16, बट कई जगहों पर आप 31.2 देखोगे, तो अप्रोक्सीमेटली ले लो 31.2। तो 31.2% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो अर्बन एरियाज में रहती है। ठीक है, अगर आप डेसिनियल ग्रोथ रेट देखते हो, डेसिनियल का मतलब होता है हर 10 साल का, क्योंकि आप सेंसेक्स हर 10 साल में देखते हो, तो अगर आप हर 10 साल का ग्रोथ रेट देखते हो ना, तो यहां पर ये देखा गया कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका वो डिक्लाइन हुई थी 1981 टू 2001 के अंदर। ठीक है, लोगों ने अर्बन एरियाज में रहना कम कर दिया था, बट अब वो इंक्रीज होना शुरू हुआ है। ठीक है, नाउ सवाल ये उठता है कि भाई 1981 से 2001 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही थी। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये था कि यार यहाँ पर ना, मतलब जिन लोगों के पास इको है या जिन लोगों ने इको पढ़ी है, ठीक है, उन्होंने ये पढ़ा होगा कि आप ये इस टाइम पे फॉरेन रिजर्व की क्राइसिस था। ठीक है, इंडिया में पैसा ही नहीं था पहला 1980s की बात करें तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को मजबूरी में एलपीजी पॉलिसी लानी पड़ी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो भी एक प्रॉब्लम थी, राइट। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पर था, फेमाइन्स आ रहे थे, ठीक है, अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो उन सभी चीजों की वजह से लोग प्रेफर नहीं करते थे अर्बन एरियाज में जाएं। वो कहते हैं यार गांव में ना एग्रीकल्चर कर लेंगे तो उसे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम अब गांव फैमिली इनके साथ तो रहेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सो विद दिस वी एंड अवर चैप्टर, द चैप्टर इज ओवर। द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कल्चरल चेंज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज वो पूछ सकता है।